आप तो विश्वास ही नहीं करेंगे मेरी बात का। ऐसी क्या बात होगी चौधरी साहब, बताइए तो सही। अब क्या बताऊं एसपी साहब, हम गए थे उस तांत्रिक के पास उससे विनती करने की आप हमारे गांव से बाहर चले जाएं, पर उल्टा उस तांत्रिक ने हमें कबूतर बना दिया और हवा में उड़ा दिया। क्या कह रहे हैं चौधरी साहब, उस तांत्रिक ने आप सबको कबूतर बना दिया है? क्या बात है, आज मुझे बेवकूफ बनाने के लिए फोन किया है क्या आपने? अरे नहीं एसपी साहब, जो सच है वो बोल रहा हूं, आप मजाक में मत लीजिए। बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक है, आप एक बार उस शमशान घाट के पास जाकर देखिए तो सही, आपको खुद एहसास हो जाएगा आप किससे मिलने जा रहे हैं। अच्छा ऐसी बात है, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि उसने तुम सबको कबूतर कैसे बनाकर उड़ा दिया। देखिए सरपंच साहब, ये सब कुछ नजर का धोखा होता है और कुछ नहीं। उसने आप सबको नजर का धोखा दिया है। आपकी बात ठीक है, पर जादूगर और इस तांत्रिक में बहुत बड़ा अंतर है। जादूगर हाथ की सफाई दिखाता है, पर यहां यह तांत्रिक सफाई नहीं दिखाता, बल्कि अपने तंत्र मंत्र से वाकई में सच कर देता है। और दूसरी बात, अगर नजर का धोखा भी हुआ होता तो सिर्फ हमें होता, पर मेरे घर में बैठी मेरी बीवी को भी मैं कबूतर ही नजर आ रहा था। और मैं ही क्यों, गांव के जितने लोग मेरे साथ गए थे कबूतर बन गए थे, फिर सब लोगों के सामने ही इंसान में परिवर्तित हुए हैं। अब मैं आपको यह भी नहीं कह सकता कि आप अंधविश्वास फैला रहे हैं। चलिए मैं खुद ही आ रहा हूं, पर अभी तो यह मुश्किल होगा। कल सुबह मैं आप ही के गांव का दौरा करूंगा और खुद अपनी आंखों से देखना चाहूंगा कि तांत्रिक कैसे कबूतर बनाकर लोगों को उड़ाता है। ठीक है एसपी साहब, आप सुबह ही के वक्त ही आ जाइए, पर आना जरूर, वरना ये तांत्रिक पता नहीं क्या गड़बड़ करते। ठीक है, अच्छा तो अब फोन रखता हूं। और ये कहकर एसपी फोन रख देते। सरपंच की बात सुनकर वो सोच में पड़ गए थे। क्या अजीब बात कर रहा है ये सरपंच भी, क्या ऐसा भी कुछ होता है आजकल के जमाने में? अरे इंसान को कोई कबूतर कैसे बना सकता है? कुछ तो चक्कर है, और मुझे अभी इसके बारे में जानना है। एसपी फौरन चौकी में फोन मिला देता है और वहां बैठा दरोगा फोन उठा लेता है। जी एसपी साहब कहिए। अभी अपने 4 आदमियों को लेकर पोमिला गांव जाओ और वहां के शमशान घाट के पास एक तांत्रिक आया हुआ है। उस तांत्रिक से कहो कि उस जगह को खाली करके जंगल में चला जाए, और अगर वो ना जाए, तुम्हारी बात ना सुने, तो उसे लात मारकर बाहर निकाल के आना गांव की सीमा से। दरोगा ठीक है एसपी साहब, मैं अभी उसे बाहर भगा कर आता हूं। एक बात और, गांव का सरपंच का कहना है कि उसने गांव के लोगों को कबूतर बनाकर उड़ा दिया था, इसलिए तुम थोड़ा संभल कर रहना, कहीं वो तुम्हें भी कोई जानवर बनाकर ना भेज दे। दरोगा क्या कह रहे हैं सर आप, ऐसा भी कहीं कुछ होता है? मुझे लगता है किसी ने आपके साथ मजाक कर दिया है। मुझे बताइए, मैं अभी उसे पकड़ कर लाता हूं। एसपी, इस गांव के सरपंच चौधरी साहब का फोन आया था, उन्होंने मुझसे ये सब बात कही है, पर पहले तुम जाकर शमशान के पास इंक्वायरी कर ही लो कि वहां कोई तांत्रिक है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि चौधरी साहब झूठ बोल रहे होंगे। क्या कह रहे हैं सर, सरपंच साहब ने बात कही? फिर तो मुझे देखकर आना ही पड़ेगा, क्योंकि सरपंच साहब कभी झूठ नहीं बोलते, वो तो बेहद सज्जन इंसान है। हाँ, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि पहले शमशान घाट में अच्छी तरह से चेक कर लेना, आखिर मसला क्या है। अगर वहां कोई तांत्रिक दिखे तो उसे हटा देना वहां से। दरोगा ठीक है सर, और फिर फोन रख देता है। दरोगा हवलदार, जीप निकालो, हमें गांव का राउंड लगाकर आना है। हवलदार गांव का? पर वहां है ही क्या जो हमें वहां जाने की जरूरत पड़ गई? अबे पहले गाड़ी तो निकाल, फिर बताता हूं। और फिर कुछ ही समय बाद दरोगा 4 पुलिस वालों के साथ शमशान घाट की तरफ बढ़ चला। गांव के लोग पुलिस की जीप को आया देखकर खुश हो रहे थे कि आज तांत्रिक को गांव की सीमा से बाहर कर दिया जाएगा। हवलदार, आज इन गांव वालों को क्या हुआ? बड़े डरे हुए से लग रहे हैं और हमें देखकर खुश हो रहे हैं। क्या कोई डाकू आ गया गांव में? दरोगा नहीं हवलदार,
बल्कि एक तांत्रिक आ गया है, उसे निकालना है गांव से बाहर। अच्छा, तांत्रिक को निकालने के लिए भेजा गया है हमें? अरे उसे तो ये गांव वाले ही भगा देते। पर अपने दरोगा की बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है। पर सुनने में आया है कि गांव वालों को उसने कबूतर बनाकर उड़ा दिया था, इसलिए गांव वालों ने अब हमसे मदद मांगी है, समझे तुम? इसलिए वहां जाकर होशियार रहना, कहीं वो हमें भी कबूतर ना बना दे। हवलदार दरोगा की बात सुनकर एकदम से घबरा जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए अब आपने मुझे जब ये बात बता दी है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि 8-10 गांव के लोगों को भी अपने साथ ले लो भाई। ज्यादा लोगों को देखकर वो तांत्रिक हमें डराने की कोशिश नहीं करेगा। तुम तो बहुत डरपोक हो हवलदार, तांत्रिक का नाम सुनते ही डरने लगे। फिक्र मत करो, मैं अकेला देख लूंगा उसे। हवलदार एक लंबी सांस लेकर रह जाता है और जीप को आगे बढ़ा ले जाता है। कुछ ही समय बाद दरोगा को दूर से काले पेड़ नजर आ गए जो शमशान घाट के तरफ थे। हवलदार की नजर भी सामने काले और भूत की तरह दिखने वाले पेड़ों पर पड़ी और उसके पैरों ने अपने आप ही ब्रेक को दबा दिया। जीप एक ही झटके में रुक गई, जिससे जीप में बैठे सभी लोगों को झटका लगा। ये क्या कर रहे हो हवलदार? कौन सा तरीका है ये गाड़ी रोकने का? सर आपने सामने देख लिया नजारा कैसा है? मेरी मानिए तो लौट चलिए सर, ये कोई साधारण तांत्रिक नहीं लग रहा। आप मेरी बात समझ में आ गई है। सरपंच ने अगर मदद मांगी है तो इसका मतलब वो भी इस मुसीबत को समझ चुका है। वापस लौट चलिए सर, यही अच्छा है हमारे लिए। क्या कह रहे हो हवलदार? चलो गाड़ी आगे बढ़ाओ, अभी उस तांत्रिक की सारी हेकड़ी निकालता हूं और उसने यहां जो काला जादू फैला रखा है ना, इसे सब बंद करता हूं। लोगों को नजर का धोखा देना इसे बहुत आता है। अब मैं इसको अच्छी तरह से ठीक करूंगा। चलो तुम। हवलदार बड़े धीमे धीमे गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा और फिर दरोगा जी सामने देखिए, जमीन भी काली पड़ी है, तुम बस चलते रहो। और जैसे ही जीप उस काली जमीन के पास आ पहुंची, ऐसा लगा जैसे किसी दीवार से अटक रही हो और जीप की आगे की लाइट टूट गई। ये क्या कर रहे हो हवलदार? फिर से इतनी जोर से ब्रेक लगाए हैं, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैंने कहां ब्रेक लगाए सर जी, गाड़ी पता नहीं किस चीज से टकराई है। दरोगा अपनी पुलिस टीम के साथ शमशान घाट के एक तरफ अपना तंबू लगाए तांत्रिक के एरिया के पास आ पहुंचा था और हवलदार की गाड़ी वहां की काली जमीन के पास आते ही टकरा चुकी थी। हवलदार, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं दरोगा साहब, और गाड़ी का एक्सीलेटर दबाता है। गाड़ी का टायर बहुत तेजी से घूमता है, पर गाड़ी वहीं अपनी ही जगह पर खड़ी रह जाती है। हवलदार और अन्य सिपाही अब डरने लगे थे। दरोगा जीप से बाहर आ जाता है। दरोगा, क्या बकवास है ये, और तेजी से आगे बढ़ता है। वो भी अपना पैर उस काली जमीन पर नहीं रख पाता और पीछे की तरफ जाकर गिर पड़ता है। कामरा जो तंबू के अंदर आराम कर रहा था, उसके कानों में गाड़ी की आवाज पड़ती है। लगता है कोई बाहर आया है और फिर से हमारे एरिया के अंदर आना चाहता है, और फिर उठकर बाहर आ जाता है। अरे ये तो पुलिस की जीप है। और फिर एकदम से तंबू के अंदर जाकर, गुरुदेव 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 उठिए, बाहर पुलिस की जीप आई है। लगता है गांव वालों ने पुलिस को बुला लिया है। तांत्रिक, क्या कहा? पुलिस आई है? पुलिस का यहां क्या काम? और तंबू से बाहर आकर पुलिस को देखता है। दरोगा जो जमीन पर गिरा था, अब थोड़ा बदहवासी में खड़ा हो गया था और अपने इधर उधर देखने लगा कि उसे किसने इतनी जोर से धक्का मारा। दरोगा साहब, मुझे लगता है हमें लौट चलना चाहिए। उधर देखिए कितने खतरनाक तांत्रिक खड़े हैं। दरोगा की नजर भी दूर खड़े विशंभर और उसके चेले पर पड़ती है। अच्छा, ये दोनों हैं। रुको, मैं इन दोनों को अभी यहीं बुलाता हूं। और वो हाथ के इशारे से उन दोनों को अपनी तरफ आने का संकेत करता है। आओ कामरा, सुन लेते हैं ये दरोगा क्या कह रहा है। गुरुदेव, अगर ये कुछ आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा, मैं चूहा बना दूंगा इसे। ठीक है ठीक है, तेरा जो मन करे वो बना देना, पहले चल तो सही। और फिर दोनों गुरु शिष्य अपनी सीमा के पास तक आ जाते हैं, जहां दरोगा अपने सिपाहियों के साथ गुस्से में खड़ा था। आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? हमें जो करना चाहिए वही कर रहे हैं, तुम्हें हमसे क्या मतलब है? जाओ, यहां से वापस लौट जाओ।
देखो, गांव वालों ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है कि तुम इस गांव में तंत्र मंत्र कर रहे हो। अच्छा तो यही है कि तुम दोनों गांव छोड़कर निकल जाओ, वरना मुझे तुम दोनों को गिरफ्तार करना होगा, समझे तुम? चलो अब जाओ यहां से। पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मेरी रिपोर्ट गांव वाले लिखवा दें। ये गांव वाले मुझसे नफरत करते हैं, इसलिए मुझे यहां तपस्या नहीं करने दे रहे। हाँ, वैसे भी ये गांव की जमीन है, पर यह किसी इंसान की जमीन नहीं है। और ऐसी जमीन पर अगर मैं कुछ दिन बिता रहा हूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़े दिन में मैं यहां से चला जाऊंगा। हवलदार, ठीक है ठीक है आपका जब तक दिल करे आप रह सकते हैं यहाँ, पर बस यहाँ के लोगों को कोई नुकसान मत पहुंचाना। और हाथ जोड़कर प्रणाम करता है तांत्रिक। जीते रहो बच्चा। दरोगा तिरछी नजर से हवलदार की तरफ देखता है और फिर, देखो तांत्रिक, तुम्हें अभी यहां से जाना होगा। तुम अपनी तपस्या कहीं और करो। हमें जो आदेश आया है हमें उसका पालन करना है, और अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हमें जबरदस्ती तुम दोनों को यहां से पकड़कर कहीं और ले जाना होगा। ओहो, तो तुम लोग मेरी तपस्या भंग करने आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तपस्या भंग करने पर श्राप मिलता है? मैं तुम्हें दंड भी दे सकता हूं अगर तुम लोग जबरदस्ती करोगे तो फिर आप हमारी बात प्यार से मान लीजिए। गांव वाले जब आपसे कह रहे हैं कि आप यहां तपस्या नहीं कर सकते तो आप मत कीजिए, कहीं और चले जाइए। इसमें दिक्कत ही क्या है? आप तो जिद करके बैठे हुए हैं, जो कि उचित नहीं है। लोगों को परेशानी हो रही है, इसलिए तो वो आपसे अनुरोध कर रहे हैं। आपको गांव वालों की बात माननी चाहिए। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूं कि कुछ हो सकता है या नहीं। पर तुम्हें एक बात बता दूं, जहां तपस्या शुरू की जाती है उसे पूर्ण भी वहीं किया जाता है। मैंने अपना हवन शुरू कर दिया है, और अगर अब मैं हवन बंद करूंगा तो मुझे अपनी जान का खतरा भी हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारा एरिया पूरा काला कैसे पड़ा हुआ है? पेड़ पौधे जमीन सब काले, ऐसा कैसा हो गया? इसे ठीक करो, ये जैसा था वैसा करो। ये तो अब तभी ठीक होगा जब मेरा हवन पूरा हो जाएगा, तब तक ये ऐसे ही रहेगा। हवलदार, मुझे लगता है ये कोई बड़ा तांत्रिक हवन कर रहा है, शायद कोई सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। मेरी बात मानिए, इसके काम में भी विघ्न मत डालिए। 2-4 दिन अपना हवन करके यहां से निकल जाएगा, क्यों बेवजह से भी नाराज करें और अपना भी नुकसान करवाएं। दरोगा उसकी तरफ देखता है और फिर अपना पैर आगे बढ़ाता है, और उस काली जमीन पर पैर रखने की कोशिश में वो फिर से पीछे की तरफ जा गिरता है। हवलदार और सिपाही दरोगा को संभालते हैं और खड़ा करते हैं। कामरा, दरोगा साहब जाइए, अब लौट जाइए। कुछ दिनों बाद हम चले जाएंगे यहां से। ठीक है, पर एक बात याद रखना, तुम्हारे इस तांत्रिक हवन से अगर गांव के एक आदमी को भी नुकसान हुआ ना, खाल उतार लूंगा तुम्हारी। क्या कहा? हमारी खाल उतारेगा? रुक, मैं तुझे अभी समझाता हूं। और अगले ही पल मंत्रों का उच्चारण करके अपने दोनों हाथों को दरोगा की तरफ कर देता है, और उसके हाथों से निकला एक सफेद धुआं दरोगा को अपनी चपेट में ले जाता है। अगले ही पल जब धुआं हटता है तो वहां एक छोटा सा सफेद चूहा नजर आता है। देख ली तुम लोगों ने हमारी ताकत। अगर आप हमें रोकने की कोशिश करोगे तो सबका अंजाम यही होगा। ले जाओ अपने इस चूहे को यहां से और दरोगा की कुर्सी पर बिठा दो। हवलदार और सिपाही डर के मारे कांपने लगे और जमीन पर बैठे अपने दरोगा को देख रहे थे। हवलदार, बाबा जी से माफ कर दीजिए, जो हुआ गलती से हुआ, बाबा जी से नहीं मालूम था। कृपया इसे फिर से दरोगा के रूप में बना दीजिए बाबा जी। कामरा, तो फिर ठीक है, एक बात सुन ले, अगर दोबारा हमारे तांत्रिक हवन के पूरा होने से पहले हमें यहां से भगाने का विचार भी तेरे मन में आया तो फिर से चूहा बना दूंगा। और फिर अगले ही पल वापस मंत्र बोलता है और चूहे को फिर से वापस दरोगा में तब्दील कर देता है। ये क्या हो गया था मुझे? मैं तो चूहा बन गया था। और फिर काली सीमा के अंदर खड़े उन दोनों तांत्रिकों को देखता है। चलो चलो निकलो यहां से, जो करते हैं अपने आप करते हैं।
इन गांव वालों के चक्कर में पड़ गए तो हमारे लिए आफत हो जाएगी। दरोगा अब इतना घबरा चुका था कि वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहता था, और हवलदार और सिपाही तो पहले ही घबराए हुए थे। हवलदार ने फौरन फटाफट से गाड़ी को मोड़ा और वहां से निकल गए। सिपाही, देखा दरोगा साहब, तभी तो हम आपसे कह रहे थे इस तांत्रिक से उलझना ठीक नहीं है, प्यार मोहब्बत से बात करके निकल चलते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि उसने हमारी विनती सुन ली, वरना आपका वो हमेशा चूहा बनाकर रखता, और पता नहीं कोई बिल्ली आपको कब चट कर जाती। अब मुझे क्या पता था कि इतना शक्तिशाली तांत्रिक है। क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है इस दुनिया में? ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। मैं तो अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं ऐसा कुछ। और फिर से अपने बदन को चेक करने लगता है कि कहीं अभी भी वो चूहा ही तो नहीं है। हवलदार, अब तो आप फिर से पहले जैसे हो गए, टेंशन मत लीजिए। वैसे आप चूहे के रूप में भी बहुत अच्छे लग रहे थे सर, एकदम मोटे ताजे चूहे। दरोगा उसकी तरफ गुस्से से देखता है। फिक्र मत करो, एक दिन मैं तांत्रिक को भी चूहा ही बना दूंगा। और अभी ये गांव के मोड़ पर पहुंचे थे कि सरपंच गोवर्धन चौधरी गांव वालों के साथ इनकी जीप के आगे आ जाता है और गाड़ी को रोकने का इशारा करता है। हवलदार, दरोगा साहब, अब इन गांव के लोगों को क्या जवाब देंगे जब ये हमसे कुछ पूछेंगे? जल्दी से जवाब सोच लीजिए, वरना ये दिमाग खा जाएंगे हमारा। हमें क्या कहना है, अभी इनको ही सबक सिखाता हूं, रुको। और फिर गाड़ी साइड में रुकवा लेता है। सरपंच, दरोगा साहब, मिलाए उस तांत्रिक से, क्या कहा उसने? सरपंच साहब, मैं मिलाया हूं, मुझे तो बहुत ठीक ठाक लगा। राधा कुछ दिन तपस्या करके निकल जाऊंगा, मुझे तो उससे कुछ डर नहीं लगा। फिर आप गांव वालों को क्या तकलीफ हो गई? मुझे लगा आप लोगों को उसे तपस्या करने देना चाहिए, इससे आप गांव वालों का ही भला होगा। जाते जाते वो गांव वालों को आशीर्वाद ही देकर जाएगा। गांव वाले, क्या बात कर रहे हो दरोगा साहब? उसने हम सबको कबूतर बनाकर उड़ा दिया, तो पता नहीं क्या क्या कर देगा। हमें बिल्कुल भी वो तांत्रिक अपने गांव की सीमा में नहीं चाहिए। हमारे बाल बच्चों पर हमेशा खतरा बना रहेगा। पता नहीं कब उसका मूड बलि का कर जाए और वो हमारे किसी बच्चे को बलि चढ़ा दे। कौन लेगा इस बात की गारंटी है? और सब गांव वाले गुस्से में आने लगते हैं। हवलदार, दरोगा साहब, मेरी मानिए तो यहां से निकल चलिए, ये मैटर हमारे बस का नहीं है। ये गांव वाले उस तांत्रिक से उलझे बिना भी मानने वाले नहीं है। सरपंच, देखिए दरोगा साहब, हम जानते हैं कि ये बेहद ही खतरनाक तांत्रिक है। हमारे निवेदन को भी ठुकरा दिया उसने। दरोगा, अगर वो तांत्रिक यहां 2-4 दिन तपस्या कर रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है आप लोगों को? करने दीजिए उसे, उस दिन में चला जाएगा। सरपंच, अभी उसकी बात का कोई जवाब देते, अभी एकदम से जाने कहां से एक तेज आंधी वहां आ पहुंची। पर उस आंधी का अंदेशा तो किसी को भी नहीं था, ये तो अचानक में ही प्रकट हो गई थी। हवलदार, ये क्या हो रहा है? मौसम तो एकदम साफ था, आंधी कहां से आ गई? और सब लोग उस आंधी के प्रभाव में इधर उधर गिरने लगते हैं। उनकी आंखों में धूल चली गई थी और सब जमीन में इधर उधर बैठ गए थे इस आंधी से बचने के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे आंधी इन लोगों के ऊपर घूमने लग रही है। फिर देखते ही देखते उस आंधी का रूप विकराल होता चला गया और उसने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। ये क्या हो रहा है? इतनी भयानक आंधी कहां से आ गई? ये तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। और फिर ऐसे कुछ समय बीतता चला गया। गांव के लोग इधर उधर गिरते पड़ते अपने घरों में छुपने की कोशिश करने लगे थे, पर सब कुछ बेकार था। सरपंच गोवर्धन चौधरी, लगता है मेरे पिताजी ने जो कहा था बिल्कुल सत्य था। इस गांव में तांत्रिक के आते ही सब कुछ बिगड़ने लगा। पर मैंने तो अब तय खाने में अपने पिता के उस ताबूत को खोल दिया था। मेरे पिता क्यों नहीं आ रहे इस गांव की रक्षा करने? उन्हें तो आना चाहिए था। और फिर जैसे ये आंधी आई थी वैसे ही सब कुछ शांत होता चला गया। पर अब जब सब लोग अपनी आंखें खोल रहे थे तो वो हैरानी के समंदर में गोते लगा रहे थे। गांव की तो पूरी दुनिया बदल चुकी थी। गांव तो अब गांव रहा ही नहीं था। ऐसा लग रहा था ये सब गांव वाले किसी दूसरे युग में पहुंच गए। वहां आधुनिकता की हर चीज गायब हो चुकी थी। पुलिस वाले जिस जीप में आए थे वो जीप वहां से गायब थी। बिजली के पोल, लाइट्स सब गायब, और गांव के कच्चे पक्के मकान सब गायब। हर तरफ सिर्फ जंगल और झाड़ियां नजर आ रही थी।
इधर सब लोग हैरानी से अपने आसपास देख रहे थे और इनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो उसी वक्त दूसरी तरफ शंकर और सूरजभान जो एक कमरे में बैठकर अभी यही सोच रहे थे कि इतनी भयानक आंधी कहां से आ रही है, अब क्या किया जाए। और तभी जैसे वहां का पूरा समय ही बदल गया हो। जिस कमरे में वो बैठे थे वो कमरा गायब हो चुका था और अब सब खुले में जंगल की घास में खड़े थे। श्यामा और राधे कृष्ण भी अपने कमरे में छिपे बैठे थे आंधी से बचने के लिए, पर अब वो जंगल में खड़े थे। शंकर, पापा, मम्मी, आप ठीक हो? ये क्या हो गया? ये हम कौन सी दुनिया में आ गए? यहां तो सब कुछ बदल गया है। ये क्या हो रहा है? लगता है हमारे गांव पर उस तांत्रिक ने अपना काला जादू चला दिया है। शायद वो बहुत बुरी तरह से नाराज हो चुका है। मुझे लगता है आप सबको उसके पास जाकर माफी मांगनी चाहिए, तभी वो माफ करेगा। सूरजभान, पर हमारा गांव कहां पर है ये भी तो पता लगे। मेरे मम्मी पापा कहाँ होंगे? मैं तो ये सोच रहा हूँ, चलना शंकर, उन्हें देखकर आते हैं। रुको, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। यहाँ रुककर भी क्या करेंगे? पर अभी चारों आगे बढ़े ही थे कि उस विशाल बरगद की तरफ से उन्हें तेज आवाज आनी शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि बरगद का पेड़ चिल्ला चिल्ला कर सबको अपनी तरफ बुला रहा था। शंकर, ये आवाज सुन रहे हो? चलो उस तरफ, ये उस बरगद के पेड़ से ही आ रही है। चलो जल्दी चलो, शायद वो हमें बुला रहा है। राधेश्याम, क्या आप बकवास कर रहे हो? क्या बरगद का पेड़ चिल्लाकर बुलाएगा हमें? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? शंकर, पिताजी आप अपने आसपास देखिए, सब कुछ बदल चुका है। आप अभी चलिए बरगद के पेड़ के पास, शायद वो कुछ कहना चाहता है। और तभी उनकी नजर गांव के लोगों पर पड़ती है। सभी लोग बेहद डरे हुए देख रहे थे। राधेश्याम, लगता है पूरे गांव पर ही आफत आई है। हमने उस तांत्रिक बाबा के साथ बुरा व्यवहार कर दिया, अब हमें भुगतना ही पड़ेगा। शंकर, पिताजी ये सब लोग सरपंच की हवेली की तरफ जा रहे हैं, आप भी उधर चले जाइए। हम तब तक उस बरगद के पेड़ के पास जाकर देख कर आते हैं और बाद में वहीं सरपंच की हवेली पर आ जाएंगे। नहीं नहीं, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। हम कहाँ जंगल में भटकते फिरेंगे, हमें साथ ही रहना चाहिए, समझे तुम? चलो हमारे साथ चलो। माँ, आप बेवजह चिंता मत कीजिए, है तो ये हमारे गांव का इलाका ही, बस सब कुछ गायब हो गया है। पर देखना, जैसे पिताजी कबूतर से इंसान बन गए, वैसे बहुत जल्दी हमारा गांव फिर से हमारे जैसा हो जाएगा। इसलिए आप सरपंच के घर की तरफ चले जाइए, शायद सभी लोग वहीं गए हैं, हम भी थोड़ी देर में वहां पहुंच रहे हैं। राधेश्याम, ठीक है, पर जल्दी आना। चलो श्यामा, हम निकल चलते हैं। सब लोग उधर ही जा रहे हैं। और वे दोनों सरपंच के घर की तरफ बढ़ जाते हैं और ये दोनों लड़के बरगद के विशाल पेड़ की तरफ। दूसरी तरफ कामरा, गुरुदेव, गुरुदेव, बाहर देखिए क्या हो गया है। यहां तो सब कुछ गायब होकर जंगल में परिवर्तित हो गया है। तांत्रिक विशंभरा आंखें बंद किए बैठा था और जब आंखें खोलता है तो हैरान रह जाता है। उसकी सीमा को छोड़कर सारा क्षेत्र बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कई 100 साल पीछे चले गए। कामरा, ये क्या हुआ गुरुदेव? लगता है कोई हमसे भी बड़ा तांत्रिक आ गया है और उसने अपनी तंत्र शक्ति इस गांव पर बिखेर दी है। तांत्रिक विशंभर एक लंबी सांस लेता है और मैं जानता था हमें रोकने वो कमीना तांत्रिक अवश्य आएगा, पर इस बार वो मुझे रोक नहीं पाएगा। मैं अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल होकर ही जाऊंगा। और फिर तेजी से चलकर अपने हवन कुंड के पास आ बैठता है और मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देता है। हमरा बेहद हैरानी से दूर तक देख रहा था और बाहर फैली शक्ति को देखकर उसके माथे पर भी अब पसीना आ गया था। क्या मेरे गुरुदेव उस शक्तिशाली तांत्रिक का मुकाबला कर पाने के योग्य हैं भी या नहीं? क्योंकि हम तो अपनी सीमा को सिर्फ इतना ही फैला पाए हैं, वरना हमारी सीमाएं तो और भी अधिक फैल सकती थी, परंतु हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है। ये गुरुदेव मुझे कहीं मरवा ना दे। तांत्रिक विशंभर जाने कैसे कैसे मंत्रों का उच्चारण करता जा रहा था, जिसके फलस्वरूप उसके हवन कुंड से कई तरह की तरंगें निकलकर हवा में खड़ी हो रही थी और उसके बाद उस तांत्रिक विशंभर के कमंडल में समाती जा रही थी। कामरा एक तरफ को जाकर बैठ जाता है और अपने गुरु से मंत्रों को समझने की कोशिश करता है, जो उसने अपने गुरु के मुंह से कभी नहीं सुने थे।
तांत्रिक विशंभर अपना काम कर रहा था कि तभी एक चिंगारी का विस्फोट वहां हुआ। काली सीमा से जंगल की सीमा टकराने लगी और ऐसा होते वातावरण में चिंगारियां फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दो विपरीत एनर्जीज टकरा रही हो। कामरा घबराहट में, गुरुदेव लगता है हमें यहां से भागना पड़ेगा वरना मारे जाएंगे। देख रहे हैं आप कैसे दूसरी शक्ति हमारी इस सीमा रेखा को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, और मुझे लगता है हमारी ये सीमा रेखा उस शक्ति को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी और ये भी धीरे धीरे उसी शक्ति में तब्दील हो जाएगी। इससे पहले कि हम उस शक्ति की चपेट में आ जाए हमें यहां से निकलना चाहिए गुरुदेव। पर तांत्रिक विशंभर उसकी बात की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता और लगातार मंत्र का उच्चारण करता रहता है। उससे मंत्रों के उच्चारण में अब वेग बढ़ गया था। इनके आसपास के क्षेत्र का वातावरण बेहद ही भयानक होता जा रहा था। आकाश में कोई बादल नहीं था, पर फिर भी बिजली के कड़कने का एहसास हो रहा था और हर बार कड़कने के बाद उस क्षेत्र में बिजली के गिरने का आभास होने लगा। और इसके बावजूद भी तांत्रिक विशंभर अपनी जगह से बिल्कुल भी हिला नहीं था और लगातार मंत्र का उच्चारण जारी रख रहा था। इस वक्त गांव की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी थी। गांव गांव न रहकर जंगल में तब्दील हो चुका था। तांत्रिक विशंभर अपने मंत्रों का उच्चारण बेहद शक्तिशाली तरीके से कर रहा था, जिसके फलस्वरूप हवन कुंड से निकली अग्नि एक भंवर का रूप ले लेती है और तेजी से आगे बढ़ने लगती है और अपने सीमा क्षेत्र को और भी मजबूती प्रदान कर देती है। अब बिजली के कड़कने की आवाज बंद हो चुकी थी और उस क्षेत्र में शांति छा गई थी। गुरुदेव, आपने तो कमाल कर दिया। मुझे तो लगा था यह शक्ति हम पर हावी हो जाएगी, पर आपने तो इस शक्ति को ही चुप करा दिया। तांत्रिक, बहुत जल्द मैं इस सारी शक्ति को मिटा डालूंगा। कितने वर्षों के बाद मुझे यह मौका मिला है, इसे मैं खाली नहीं जाने दूंगा। और फिर उठकर अपने तंबू में चला जाता है विश्राम करने। कामरा, गुरुदेव उन दोनों लड़कों को आदेश दीजिए, हमारे लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आएंगे। तांत्रिक विशंभर, नहीं, अब मैं उसे आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी ऊर्जा मेरे इस क्षेत्र से बाहर जाते ही दूसरी ऊर्जा से टकराएगी और वो नष्ट हो जाएगी, और उन दोनों लड़कों पर मेरी शक्ति भी अब तक नष्ट हो चुकी होगी। तो फिर गुरुदेव हमारा काम कैसे चलेगा? हम तो भूखे मर जाएंगे यहां। तांत्रिक विशंभर मुस्कुराते हुए, फिक्र मत करो, हमारे इस सीमा क्षेत्र में ही हमारे खाने पीने का बहुत सामान है, और जब तक वो खत्म होगा हमारा तांत्रिक हवन खत्म हो चुका होगा। मैं जानता था कि यहां ऐसी परिस्थितियां अवश्य आएंगी, तभी मैं पूरी तैयारी के साथ यहां आया था, ताकि किसी भी समस्या का सामना हम कर सके। और अब तो बलि के लिए हमारे पास जानवर भी हैं, हमें कोई फिक्र नहीं, अपना काम हम करते रहेंगे। गुरुदेव, अगर मैं बाहर घूमने चला जाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? पर तुम्हें बाहर जाने से पहले अपनी सारी ऊर्जा को यहीं छोड़कर जाना होगा, वरना बाहर की ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देगी, क्योंकि अभी तुम इतने शक्तिशाली नहीं हो कि उस ऊर्जा का सामना कर सको। ठीक है गुरुदेव, धीरे धीरे मैं भी सब कुछ सीख जाऊंगा, और अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं अपनी शक्तियों को यहीं छोड़कर बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है। और यह कहकर तांत्रिक फिर से आंखें बंद करके आराम से लेट जाता है। दूसरी तरफ पूरे गांव का नक्शा बदल चुका था, पर सरपंच गोवर्धन चौधरी की हवेली वैसे के वैसे ही खड़ी थी। उसकी बाउंड्री के अंदर कुछ भी नहीं बदला था, सब कुछ जैसा था वैसा ही नजर आ रहा था। गांव के लोग अब भाग भाग कर हवेली की सीमा के अंदर आने लगे थे। दरोगा, ये क्या चक्कर है सरपंच साहब? बाहर से तो सब कुछ बदल गया, बस आपकी हवेली बिल्कुल भी इसके प्रभाव में नहीं आई। ऐसा क्यों? शायद उस तांत्रिक की शक्ति हमारी हवेली पर काम नहीं कर पाई। हवलदार, ये तो बहुत अच्छा हुआ, वरना गांव के सब लोग कहां रहते? कम से कम यहां तो रह ही सकते हैं। सरपंच गोवर्धन चौधरी मन ही मन में, लगता है ये सब पिताजी की शक्ति का कमाल है, क्योंकि मैं उन्हें उस ताबूत से आजाद कराया था। उसी ने उस तांत्रिक की शक्ति को इस हवेली में प्रवेश नहीं करने दिया, वरना हमारी ये हवेली भी गायब हो जाती।
और फिर हाथ जोड़कर जाने किसका धन्यवाद करता है। सरपंच, गांव वालों, आप सब यहां रह सकते हैं जब तक कि हम इस मुसीबत से निकल नहीं जाते। बहुत जल्द हम इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे। तब तक आप सब आराम कीजिए। गांव वाले बेहद प्रसन्न थे सरपंच गोवर्धन चौधरी के निर्णय से, और उन्होंने गांव वालों को अपने यहां रहने की इजाजत दी। इससे दूसरी तरफ गांव के एक अन्य कोने में जाने कहां से बहुत से लोग आते जा रहे थे। उनके हाथों में तलवारें, भाले और कई तरह के कटीले हथियार थे। और फिर वहां कई झोपड़ियां भी अभी प्रकट होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नया कबीला वहां प्रकट हो गया हो। सरदार संभल की जय हो, सरदार संभल की जय हो। एक ऊंचे पत्थर पर बैठा सरदार संभल, जिसके हाथों में विशाल भाला था और उसके विशाल शरीर पर वो अच्छा भी लग रहा था। शरीर पर जानवरों की खाल के वस्त्र धारण किए हुए थे और उन्हीं की हड्डियों से बने आभूषण पहने हुए थे। सरदार संभल, मेरे कबीले के वासियों, अब हमें अपने इस क्षेत्र का विकास करना है और इसकी सीमाओं को दूर दूर तक फैलाना है। क्या तुम सब तैयार हो यह सब करने के लिए या नहीं? सरदार संभल की बात सुनकर नीचे बैठे कबीले के कई लोग अपने भाले और तलवारों को ऊपर उठाते हैं और कुछ लोग शांति से बैठे रहते हैं। सरदार संभल, क्या हुआ? मेरे कबीले के सभी जवान मेरी बात से सहमत नहीं है, ऐसा क्यों? एक आदिवासी, सरदार इसमें तो बहुत खून खराबा होगा, बहुत से लोगों की जान जाएगी। उससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं, इसलिए हम आपके इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। सरदार संभल, बात तो तुम्हारी कायरों वाली है और तुम्हारे जैसे कायर मेरे कबीले में नहीं रह सकते। जाओ, मैं तुम्हें अभी अपने कबीले से निकालता हूं। और सरदार के ऐसा बोलते ही 15 के करीब और आदिवासी खड़े हो जाते हैं और उस आदिवासी के साथ एक तरफ को हट जाते हैं जिसका नाम भोलानाथ था। सरदार संभल, तो इसके साथ तुम सब भी शामिल हो? तुम भी मेरे साथ नहीं चलना चाहोगे अपनी सीमाएं बड़ा करने के लिए? आदिवासी, नहीं सरदार, हम खून खराबे में आपका साथ नहीं दे सकते। अभी हमारे पास जो है वो पूर्ण रूप से पर्याप्त है। बेवजह दूसरे कबीलों को मारना उचित नहीं। आप कोई और रास्ता निकालिए सीमाओं का विस्तार करने का। सरदार संभल गुस्से से खड़ा हो जाता है। तुम सब मेरे कबीले से निकल जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं। चले जाओ अपने परिवार के साथ यहां से। भोलानाथ, पर सरदार ये कबीला हमारा भी है, हमने आपको चुनकर इस जगह पर बिठाया है और आज आप हमें यहां से निकाल रहे हैं। अगर हम आपके साथ नहीं जाना चाहते तो आप उन लोगों को अपने साथ ले जाइए जो आपके साथ जाना चाहते हैं। हम कबीला छोड़कर नहीं जाएंगे। और फिर नीचे बैठे लोग भी जो उन्हीं के परिवार के थे उनकी बात का समर्थन करने लगे। सरदार संभल ये देखकर थोड़ा गुस्से में आ जाता है, पर अपनी गद्दी बचाने के लिए उसे लगता है कि इन सबको निकालकर कबीले में उसके प्रति विद्रोह हो जाएगा और उसे अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। इसलिए वो थोड़ा शांत हो जाता है। सरदार संभल, ठीक है, मैं तुम सबको नहीं निकाल रहा हूं, पर एक बात याद रखना, तुम हमारी बड़ी हुई सीमाओं पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। तुम्हारा अधिकार अभी इसी क्षेत्र में होगा जिस क्षेत्र में तुम रह रहे हो, और जो मेरे साथ सीमा विस्तार में साथ चलेगा उसका अधिकार जीते हुए सीमा क्षेत्र पर भी होगा और यहां भी। आदिवासी, हमें मंजूर है सरदार आपकी ये बात, हम अपने इसी क्षेत्र में खुश हैं। सरदार संभल उस पत्थर पर खड़ा हो जाता है और बड़ी जोर से अपने भाले की नोक को पत्थर पर मारता है, जिससे एक तेज आवाज वातावरण में गूंज उठती है और सभी आदिवासी सरदार संभल की जय जयकार करने लगते हैं, जिसे सुनकर सरदार संभल के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। तो फिर जो मेरे साथ चलने के लिए तैयार है, सब अपने हथियारों को तैयार कर लें। हम कल सुबह अन्य कबीलों पर हमला करके उनके क्षेत्र को अपने अधिकार में लेंगे और उन्हें इस क्षेत्र से दूर भगा देंगे। आदिवासी, ठीक है सरदार, हम तैयारियों में लग जाते हैं। सरदार संभल अपनी जगह से उतरकर एक तरफ जाता है और वहां बनी 10 फुट ऊंची एक देवी की प्रतिमा के पास जाकर खड़ा हो जाता है और फिर अपने भाले की नोक से अपनी उंगली में चोट लगाता है
और उससे बहते रक्त से उसके होठों पर उस रक्त को लगा देता है। सरदार संभल, हे मेरी कबीले की देवी, कल हम तेरे कबीले का विस्तार करने जा रहे हैं। हमें शक्ति देना ताकि हम विजय होकर लौटें। और उसके साथ ही अन्य आदिवासी भी देवी की जय जयकार करते हैं और विजय का आशीर्वाद मांगते हैं। इन सब की पुकार को सुनकर वहां तेज हवा चलने लगी। आकाश जो अभी तक साफ था वो धूल में गिर गया। जाने कहां से यह धूल उड़कर वहां आ पहुंची थी। सब आदिवासी धूल में घिरते चले गए। उन्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर ऐसे ही कुछ देर वहां का वातावरण बना रहा। फिर धीरे धीरे सब कुछ साफ हो गया और इस वक्त उस देवी की प्रतिमा की जगह एक खतरनाक राक्षसी खड़ी थी। सभी आदिवासी उसे देखकर भयभीत हो गए थे और घुटनों के बल आकर बैठ गए थे। अपने हाथ जमीन पर रखकर उस राक्षसी को देखने लगे। उस राक्षसी का जिस्म 15 फुट के करीब ऊंचा था। उसकी काया किसी भैंस के समान नजर आ रही थी और चेहरा इतना हिंसक नजर आ रहा था कि कोई आम इंसान देखता तो शायद डरकर ही अपने प्राण त्याग देता। तुम सब मेरे कुल के लोग हो और अब तुम क्या करने जा रहे हो? तुमने मुझे बता दिया है, पर मैं नहीं चाहती कि अभी तुम ये सब करने बाहर निकलो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, समझे तुम सरदार संभल? सरदार संभल जो घुटनों के बल बैठा हुआ था, जी कुलदेवी, मैं आपकी बात समझ गया हूं। अगर आपको यह पसंद नहीं कि हमारे कबीले की सीमा का विस्तार हो तो हम अपने कबीले की सीमा का विस्तार नहीं करेंगे। हम जहां हैं वहीं रहेंगे, पर आप शांत हो जाइए। मैंने तुम्हें ऐसा करने से रोका नहीं है, पर अभी ये वक्त सही नहीं है, क्योंकि अभी तुमने ये सब करने के लिए आगे कदम बढ़ाया तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम्हारे ही कबीले के लोग मारे जाएंगे और अगर तुम मारे गए तो ये मेरा ही नुकसान है। इसलिए अभी उपयुक्त समय नहीं है, थोड़ा समय का इंतजार करो। पर कब तक है कुलदेवी, हमें बता दो। आज से 7 दिन बाद जब सूर्य ग्रहण लगेगा उस वक्त तुम अपने इस कार्य में निकल सकते हो। तब तुम्हारी जीत पक्की है। पर उसी के साथ एक बात और याद रखना, ये जो 7 दिन है ये तुम्हारे लिए भी खतरनाक हो सकते हैं और तुम्हारे कबीले के लिए भी। इस 7 दिन में तुमको अपने इस कबीले की भी रक्षा करनी है, वरना ये कबीला नष्ट भी हो सकता है। सरदार संभल अपने भाले को संभाल लेता है। क्या कह रही हो कुलदेवी? किसमें इतनी शक्ति है जो हमारे कबीले को नष्ट करने हमारी तरफ आ सके? मैं उसे हमारी सीमाओं में ही खत्म कर दूंगा। आप मुझे बता दीजिए। मैंने तुम्हें बता दिया है कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। अब बाकी कैसे क्या करना है ये तो तुमको देखना है। मैं बस तुम्हें आशीर्वाद देकर जा सकती हूँ विजय होने का। बाकी सब कुछ इस कबीले के योद्धाओं को ही देखना होगा। तुम सबको अपनी ये लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। अगर ऐसी बात है कुलदेवी तो हमें कोई शस्त्र देकर जाइए जिससे हम अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर सके। विजय तो तुम्हें अपनी शक्ति से ही हासिल करनी होगी। फिर भी मैं तुम्हें ये शस्त्र देकर जा रही हूँ। और अपना हाथ सीधा करती है, कुछ मंत्रों का उच्चारण करती थी और उसके हाथ में खड़क प्रकट हो जाती है। ये लो, ये तुम्हारे शत्रुओं पर काल बनकर झपट पड़ेगी और उनका विनाश कर देगी। सरदार संभल आगे बढ़कर उस खड़क को ग्रहण कर लेता है और राक्षसी की जय जयकार करता है। अच्छा, कबीले का ध्यान रखना। और फिर वापस वहां धूल भरी आंधी चलने लगती है। फिर से सब लोगों को अपनी आंखों को बंद करना पड़ा। वातावरण फिर से तेजी से बदला और फिर देखते ही देखते सब कुछ शांत हो गया। सरदार संभल, देखा तुम सबने कैसे कुलदेवी मेरी बात सुनते ही आ गई और उन्होंने हमें बता दिया कि 7 दिन में हमारे शत्रु हमारा विनाश करने आ सकते हैं। समझ रहे हो ना तुम सब मेरी बात?
सिर्फ 7 दिन में हमारे शत्रु हमारा विनाश करके चले जाएंगे। आदिवासी। जी सरदार, अब आप ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। सरदार संभल कुछ सोचता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। मैंने फैसला किया है कि शत्रु हम पर हमला करे, क्यों ना हम पहले ही उन पर हमला करके उन्हें खत्म कर दें। और अब तो मेरे पास कुल राक्षसी की दी हुई खड़क भी है। पर देवी ने तो कहा है कि हम 7 दिन तक बाहर युद्ध करने नहीं जा सकते, अपनी सीमा का विस्तार करने नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो यह हमारे लिए खतरनाक होगा। सरदार संभल बात को संभालते हुए, हाँ तो मैंने कब कहा कि हम अपनी सीमा का विस्तार करने जाएंगे? हम अपने शत्रुओं का नाश करने बाहर जाएंगे।